नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनजान और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। दरअसल मुझे यह पता चला है कि आप में से जितने भी लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने भी बेल आइकन को नहीं दबा रखा है, जिसकी वजह से हमारी कहानियां आप लोगों तक चैनल सब्सक्राइब होने के बावजूद भी नहीं पहुंच पा रही हैं। इसीलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, वह एक बार जाकर यह चेक कर लें कि उन्होंने सब्सक्राइब बटन के आगे वाले बटन को यानी कि बेल आइकन को प्रेस करके ऑन एल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर रखा है या नहीं कर रखा। जिन भी लोगों ने नहीं कर रखा है, वह कृपया करके बेल आइकन को दबा लें ताकि जैसे ही मैं यहां से कोई कहानी अपलोड करूं तो वह सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। दोस्तों, आज की हमारी कहानी महाराष्ट्र के मुंबई शहर के रहने वाले एक शख्स की है जिसका नाम अनन्या है। अनन्या पेशे से एक भारतीय फ्रीलांस पत्रकार है। तो चलिए अब यह कहानी अनन्या के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार। अपलाचियन पहाड़ियों की गहराई में एक भूले बिसरे कस्बे का नाम है काला गांव। घने प्राचीन जंगलों से घिरा यह कस्बा हमेशा से रहस्यों में डूबा रहा है। स्थानीय लोग अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बातें करते हैं। हवा में फुसफुसाहट, बिना रोशनी के हिलते हुए छाया और एक सर्द महसूस होने वाली मौजूदगी जो पेड़ों के पीछे से देखती है। हर कुछ दशकों में कोई न कोई गायब हो जाता है और उसका केवल एक खून से सना जूता ही बचता है। गांव वाले जंगल को दोष देते हैं, लेकिन कोई भी उस चीज का नाम लेने की हिम्मत नहीं करता जो वहां छिपी है। अनन्या शर्मा ने अपनी जीप को गंदगी भरी सड़क के किनारे रोका और बाहर निकलकर आसपास के वातावरण को गौर से देखा। सूरज ढल चुका था और आसमान में गहरे नारंगी और बैंगनी रंग छा रहे थे। उसके सामने एक छोटा सा गांव था जिसके घर पुराने और जर्जर थे। गांव का नाम था काला गांव। यह नाम ही उसके मन में एक अजीब सी गुदगुदी पैदा कर रहा था। अनन्या एक फ्रीलांस पत्रकार थी जो रहस्यमयी और अनसुलझे मामलों की तह तक पहुंचने के लिए जानी जाती थी। काला गांव में पिछले कुछ सालों में कई लोग गायब हो चुके थे और उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया था। अनन्या को यह केस दिलचस्प लगा और वह यहां आ गई थी। गांव में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। गलियां सुनसान थीं और घरों की खिड़कियों पर तख्ते लगे हुए थे। कुछ घरों के बाहर टूटे हुए दिए और मुरझाए हुए फूल पड़े थे, जैसे कि किसी ने उन्हें बहुत पहले छोड़ दिया हो। गांव के लोगों की नजरें उस पर टिकी हुई थीं, जैसे कि वे उसके हर कदम का पीछा कर रहे हों। अनन्या ने गांव की एकमात्र सराय की ओर रुख किया। सराय एक पुरानी इमारत थी जिसकी दीवारों पर पीले पड़ चुके प्लास्टर और जंग लगे हुए निशान थे। अंदर जाते ही उसे एक बुजुर्ग महिला मिली जो चूल्हे के पास बैठी हुई थी। महिला ने अपने सफेद बालों को एक छोटी में बांध रखा था और उसकी आंखों में एक गहरी थकान झलक रही थी। नमस्ते, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अनन्या शर्मा हूं। क्या मैं यहां कुछ दिनों के लिए ठहर सकती हूं? बुजुर्ग महिला ने उसे गौर से देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। मैं दादी मां हूं। यह सराय मेरी है। तुम यहां ठहर सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, रात के अंधेरे में जंगल में मत जाना। अनन्या ने उत्सुकता से पूछा, क्यों? जंगल में क्या है? दादी मां की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। खोखलापन जो चाहता है ले लेता है और हाल ही में यह बहुत भूखा है। अनन्या ने दादी मां की बात को गंभीरता से नहीं लिया। वह अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठा, क्या यह सच में सिर्फ एक डरावनी कहानी थी या इसके पीछे कोई सच्चाई थी? उस रात
अनन्या अपने कमरे में बैठी हुई थी, जो सराय के ऊपरी मंजिल पर था। कमरा छोटा और सादा था, लेकिन साफ सुथरा। खिड़की से बाहर जंगल का नजारा दिख रहा था, जो अंधेरे में डूबा हुआ था। अनन्या ने अपनी डायरी निकाली और गांव के बारे में अपने विचार लिखने लगी। तभी उसे खिड़की के बाहर एक फुसफुसाहट सुनाई दी। वह रुक गई और ध्यान से सुनने लगी। आवाज बहुत हल्की थी, जैसे कि कोई दूर से बुला रहा हो। अनन्या ने सोचा कि शायद यह हवा का शोर है, लेकिन फिर आवाज तेज होने लगी। यह अब सिर्फ फुसफुसाहट नहीं थी, यह एक नाम था, उसका नाम। अनन्या, अनन्या। वह खिड़की के पास गई और बाहर झांक कर देखा। जंगल का अंधेरा गहरा और भयावह था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर भी आवाजें बंद नहीं हुईं। वह उसके कानों में गूंजने लगीं, जैसे कि वे उसके दिमाग के अंदर हों। अनन्या ने खिड़की बंद कर दी और पीछे हट गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह सिर्फ मेरा दिमाग है, उसने खुद को समझाया। मैं थकी हुई हूं, इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर लेटी, आवाजें फिर लौट आईं। इस बार वे और तेज थीं और उनमें एक अजीब सी जरूरत झलक रही थी। अनन्या ने तकिए को अपने सिर पर दबा लिया, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुईं। वह उसके दिमाग में घुसती जा रही थीं, जैसे कि उसे बुला रही हों। अंत में वह बिस्तर से उठी और खिड़की की ओर देखने लगी। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसे लगा कि जंगल की ओर से कोई उसे देख रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। कल सुबह मैं इस गांव के बारे में और जानकारी इकट्ठा करूंगी, उसने सोचा। लेकिन अभी मुझे सोने की जरूरत है। लेकिन उस रात अनन्या को नींद नहीं आई। आवाजें उसके दिमाग में गूंजती रहीं और जंगल का अंधेरा उसके कमरे में घुसता हुआ महसूस हो रहा था। अनन्या ने खिड़की के पर्दे को खींचकर बंद कर दिया, लेकिन उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। आवाजें अब बंद हो गई थीं, लेकिन उसके दिमाग में उनकी गूंज अभी भी थी। वह बिस्तर पर लेट गई और छत की ओर देखने लगी। कमरे में हवा ठंडी और भारी लग रही थी, जैसे कि कोई अदृश्य बोझ उस पर छाया हुआ हो। यह सिर्फ मेरा दिमाग है, उसने खुद को समझाया। मैं थकी हुई हूं और इस गांव का माहौल मुझे प्रभावित कर रहा है। लेकिन उसका दिल जानता था कि यह सिर्फ थकान नहीं थी, कुछ और था, कुछ अजीब, कुछ डरावना। थोड़ी देर बाद अनन्या ने सोने की कोशिश की, लेकिन नींद उसे दूर भाग रही थी। उसकी आंखें बंद होते ही उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। वह बिस्तर पर करवट बदलती रही, लेकिन वह एहसास दूर नहीं हुआ। अंत में वह उठ बैठी और कमरे में चारों ओर देखने लगी। कमरा खाली था, लेकिन उसे लगा कि वह अकेली नहीं है। तभी उसे फिर से आवाज सुनाई दी। यह बार फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी हंसी थी, एक बच्चे की हंसी। अनन्या का दिल एक बार फिर धड़कने लगा। वह जानती थी कि यह सिर्फ उसका दिमाग नहीं हो सकता। यह आवाज बहुत स्पष्ट थी। वह बिस्तर से उठी और धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर झांकी। गलियां सुनसान थीं और केवल चांद की रोशनी ही रास्ता दिखा रही थी। हंसी फिर से सुनाई दी और इस बार यह और स्पष्ट थी। अनन्या ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर भारी पड़ गई। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी और सराय के बाहर निकल गई। गांव की गलियां अब और भी डरावनी लग रही थीं। चांद की रोशनी में पेड़ों की छायाएं लंबी और विकृत दिख रही थीं। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मिट्टी और सड़े हुए पत्तों की गंध। अनन्या ने अपने आप को संभाला और हंसी की दिशा में चल पड़ी। वह गांव के किनारे तक पहुंच गई, जहां जंगल शुरू होता था। हंसी अब और तेज हो गई थी और उसे लगा कि यह जंगल के अंदर से आ रही है। अनन्या ने जंगल के किनारे पर रुककर देखा। पेड़ों के बीच कुछ हिल रहा था। उसने अपनी सांस रोक ली और ध्यान से देखा। तभी उसे एक छोटी सी आकृति दिखाई दी। यह एक लड़की थी, जो पेड़ों के बीच खड़ी थी। उसके बाल उलझे हुए थे और उसके कपड़े फटे हुए थे। लड़की ने अनन्या की ओर मुड़कर देखा और उसकी आंखें खाली और मुर्दा सी लग रही थीं। उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी, जो अनन्या के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। अनन्या पीछे हट गई, लेकिन लड़की ने हाथ बढ़ाकर उसे बुलाया। आओ, आओ। लड़की की आवाज बहुत मधुर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी खालीपन था। अनन्या ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर उसे आगे ले जा रहे थे। वह जंगल के अंदर चल पड़ी और
लेकिन जैसे ही वह पास पहुंची, लड़की गायब हो गई। अनन्या ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल पेड़ों की छायाएं और हवा की सरसराहट थी। अनन्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका दिमाग है, लेकिन उसे पता था कि यह सच्चाई नहीं थी। कुछ और था, कुछ अजीब, कुछ डरावना। वह जल्दी से गांव की ओर लौट आई और सराय में वापस चली गई। उसने दरवाजा बंद कर दिया और खुद को संभालने की कोशिश की। उसकी सांसें तेज थीं और उसके हाथ कांप रहे थे। यह सिर्फ एक सपना था, उसने खुद को समझाया। मैं सो रही थी और यह सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन उसका दिल जानता था कि यह सच्चाई नहीं थी। कुछ और था, कुछ अजीब, कुछ डरावना। अगली सुबह अनन्या ने खुद को थका हुआ और बेचैन महसूस किया। रात की घटनाएं उसके दिमाग में ताजा थीं और वह जानती थी कि उसे इस रहस्य का पता लगाना होगा। उसने नाश्ता किया और दादी माँ से गांव के इतिहास के बारे में पूछने का फैसला किया। दादी माँ चूल्हे के पास बैठी हुई थीं और उसकी आंखों में एक गहरी थकान झलक रही थी। अनन्या ने उसके पास बैठकर पूछा, दादी माँ, क्या आप मुझे इस गांव के बारे में कुछ बता सकती हैं? यहां क्या चल रहा है? दादी माँ ने गहरी सांस ली और अपनी चाय का घूंट पिया। तुम्हें इस गांव के बारे में जानने की जरूरत नहीं है बेटी, ये एक अभिशापित जगह है। अनन्या ने जिज्ञासा से पूछा। अभिशापित? क्या मतलब? दादी माँ ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कि वह पुरानी यादों को याद कर रही हो। बहुत साल पहले यह गांव एक समृद्ध जगह थी। यहां के लोग खेती और खनन से अपना गुजारा करते थे। लेकिन एक दिन खनिकों ने जमीन के नीचे कुछ ऐसा खोद निकाला जो नहीं खोदना चाहिए था। अनन्या की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या खोदा था उन्होंने? दादी मां ने धीरे से सिर हिलाया। वे जानते भी नहीं थे कि वह क्या था, लेकिन जो भी था वह बुराई से भरा हुआ था। उन्होंने उसे जगा दिया और वह अब हमें नहीं छोड़ेगा। अनन्या ने पूछा, वह क्या है? दादी मां ने अपनी आंखें खोलीं और अनन्या की ओर देखा। उसे खोखलापन कहते हैं। ये एक अस्तित्व है जो हमारे दिमाग में घुस जाता है और हमें अंदर से खोखला कर देता है। ये जो चाहता है ले लेता है, और हाल ही में यह बहुत भूखा है। अनन्या ने सोचा कि यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठा, क्या यह सच में सिर्फ एक कहानी थी या इसके पीछे कोई सच्चाई थी? उसने दादी मां से पूछा, क्या इसके बारे में और जानकारी है, कोई दस्तावेज या रिकॉर्ड? दादी मां ने सिर हिलाया। गांव के प्राचीन ग्रंथ में कुछ पुराने रिकॉर्ड हो सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, जो तुम ढूंढोगी वह तुम्हें डरा देगा। अनन्या ने दादी मां की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और गांव के मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर गांव के बीचों बीच स्थित था। उसकी ऊंची मीनारें आकाश को छू रही थीं। समय की मार झेल चुके पत्थरों पर काई जमी हुई थी और घंटियों की मंद आवाज हवा में गूंज रही थी। मंदिर के अंदर घुसते ही उसकी नजर मुख्य वेदी पर पड़ी, जहां दीपक की लौ धीमी धीमी जल रही थी। पुजारी, जो सफेद वस्त्रों में लिपटा हुआ था, एक पुराने ग्रंथ को ध्यान से पढ़ रहा था। उसकी झुर्रियों भरी आंखों में जाने कितने वर्षों का अनुभव समाया हुआ था। नमस्ते, अनन्या ने कहा। क्या मैं गांव के इतिहास के बारे में कुछ दस्तावेज देख सकती हूं? पुजारी ने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखों में झांका। फिर वह वेदी के पीछे रखी एक बड़ी संदूक की ओर इशारा करते हुए बोला, उसमें एक प्राचीन ग्रंथ है, पर याद रखना, जो तुम ढूंढोगी वह तुम्हें डरा देगा। अनन्या ने संदूक का भारी ढक्कन खोला। धूल भरे ग्रंथ और पीले पड़ चुके कागजों का ढेर उसके सामने था। उसने एक ग्रंथ निकाला जिस पर लिखा था, काला गांव का अभिशाप। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उसके चेहरे की रंगत उड़ने लगी। खनिकों ने एक गुफा में दबी प्राचीन मूर्ति को खोजा था। मूर्ति की आंखों में एक चमक थी जो नजरें हटाते ही भी पीछा करती थी। मूर्ति को गांव में लाने के बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग सपनों में किसी परछाई को देखते और फिर अचानक लापता हो जाते। बुजुर्ग कहते थे कि वह खोखलापन है जो आत्माओं को अपने अंदर समेट लेता है। मूर्ति को वापस गुफा में ले जाया गया, लेकिन तब तक गांव शापित हो चुका था। अब हर कुछ वर्षों में लोग गायब हो जाते और उनकी कोई निशानी न मिलती। अनन्या ने घबराकर ग्रंथ को बंद कर दिया। सांसें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे कोई परछाई उसके पीछे खड़ी हो,
लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे कोई छाया कोने में सरक रही है, लेकिन उसने अपने डर को झटका और खुद को संयमित किया। उसने मंदिर से बाहर कदम रखा और गहरी सांस ली। उसके हाथों में वे पुराने ग्रंथ के पन्ने थे जो गांव के काले इतिहास को बयां कर रहे थे। वह जानती थी कि इस गांव में कुछ गलत है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसे इस रहस्य का पता लगाना होगा। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, लेकिन उसके हाथों में एक कंपी भी थी। वह खुद से सवाल कर रही थी, क्या यह सच में सिर्फ उसका दिमाग है या कुछ और है जो उसे बुला रहा है? वह सराय की ओर चल पड़ी, लेकिन रास्ते में उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह फिर से फुसफुसाहट थी, लेकिन इस बार यह और तेज और स्पष्ट थी। अनन्या ने रुककर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कि वह उसके दिमाग के अंदर हो। अनन्या, अनन्या। वह आवाज उसका नाम पुकार रही थी और उसमें एक अजीब सी जरूरत झलक रही थी। अनन्या ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर भारी पड़ गई। वह आवाज का पीछा करने लगी जो उसे गांव के किनारे की ओर ले जा रही थी। जंगल का किनारा अब और भी डरावना लग रहा था। पेड़ों की छायाएं लंबी और विकृत थीं और हवा में एक अजीब सी गंध थी। अनन्या ने अपने आप को संभाला और जंगल के अंदर चल पड़ी। आवाज अब और तेज हो गई थी और उसे लगा कि यह कहीं पास से आ रही है। तभी उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी जर्जर और टूटी हुई थी, लेकिन उसमें से एक हल्की सी रोशनी झलक रही थी। अनन्या ने झोपड़ी के पास जाकर दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक पुरानी मेज और कुर्सी रखी हुई थी। मेज पर एक डायरी पड़ी हुई थी। अनन्या ने डायरी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। यह एक पत्रकार की डायरी थी जो कई साल पहले काला गांव आया था। डायरी के पन्ने धीरे धीरे बेचैनी से भर गए, जिसमें छायादार आकृतियों और बढ़ते डर का वर्णन था। अंतिम प्रविष्टि में लिखा था, "यह मेरे अंदर है, मैं इसे महसूस कर सकता हूं, यह मुझे खोखला कर रहा है। हे भगवान, मेरी मदद करो।" अनन्या की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने डायरी बंद कर दी और गहरी सांस ली। उसके मन में एक सवाल उठा, क्या यह पत्रकार भी उसी चीज का शिकार हुआ था जिसका वह अब सामना कर रही थी? तभी उसे फिर से आवाज सुनाई दी। यह बार फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी हंसी थी, एक बच्चे की हंसी। अनन्या ने झोपड़ी से बाहर निकलकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हंसी फिर से सुनाई दी और इस बार यह और स्पष्ट थी। अनन्या ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर उसे आगे ले जा रहे थे। वह जंगल के अंदर चल पड़ी, हंसी की दिशा में, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंची, हंसी बंद हो गई। अनन्या ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल पेड़ों की छायाएं और हवा की सरसराहट थी। अनन्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका दिमाग है, लेकिन उसे पता था कि यह सच्चाई नहीं थी। कुछ और था, कुछ अजीब, कुछ डरावना। वह जल्दी से गांव की ओर लौट आई और सराय में वापस चली गई। उसने दरवाजा बंद कर दिया और खुद को संभालने की कोशिश की। उसकी सांसें तेज थीं और उसके हाथ कांप रहे थे। यह सिर्फ एक सपना था, उसने खुद को समझाया। मैं सो रही थी और यह सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन उसका दिल जानता था कि यह सच्चाई नहीं थी। कुछ और था, कुछ अजीब, कुछ डरावना। अनन्या के मन में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। वह जानती थी कि इस गांव में कुछ गलत है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसे इस रहस्य का पता लगाना होगा। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, लेकिन उसके हाथों में एक कंपी भी थी। वह खुद से सवाल कर रही थी, क्या यह सच में सिर्फ उसका दिमाग है या कुछ और है जो उसे बुला रहा है? अनन्या ने सराय के अपने कमरे में बैठकर गहरी सांस ली। उसके हाथों में पत्रकार की डायरी थी, जिसके पन्ने उसके दिमाग में गूंज रहे थे। वह जानती थी कि इस गांव में कुछ गलत है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसे इस रहस्य का पता लगाना होगा। उसने फैसला किया कि वह गांव के बुजुर्गों से और जानकारी इकट्ठा करेगी। अगले दिन अनन्या ने गांव के बुजुर्गों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से अधिकतर ने उससे बात करने से इनकार कर दिया। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अंत में उसे एक बुजुर्ग आदमी मिला,
जिसका नाम रामदास था। रामदास गांव के इतिहास के बारे में जानता था और वह अनन्या से बात करने के लिए तैयार हो गया। रामदास ने अनन्या को अपने घर बुलाया, जो गांव के किनारे पर स्थित था। उसका घर छोटा और सादा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति थी। रामदास ने अनन्या को चाय दी और उससे बात करना शुरू किया। तुम्हें इस गांव के बारे में जानने की जरूरत नहीं है बेटी, रामदास ने कहा। यह एक अभिशापित जगह है। अनन्या ने जिज्ञासा से पूछा, क्या मतलब? क्या यह खोखलापन है? रामदास ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। हां, यह खोखलापन है। यह एक अस्तित्व है जो हमारे दिमाग में घुस जाता है और हमें अंदर से खोखला कर देता है। ये जो चाहता है ले लेता है, और हाल ही में यह बहुत भूखा है। अनन्या ने पूछा, क्या इसका कोई इलाज है? क्या इसे रोका जा सकता है? रामदास ने सिर हिलाया। एक अनुष्ठान है, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। इसे करने के लिए एक बलिदान की जरूरत होती है। अनन्या की आंखें चौड़ी हो गईं। बलिदान? क्या मतलब? रामदास ने गहरी सांस ली और कहा, इस अनुष्ठान के लिए एक व्यक्ति को अपनी जान देनी होती है। केवल तभी खोखलापन को रोका जा सकता है। लेकिन यह अनुष्ठान कभी सफल नहीं हुआ है। जो भी इसे करने की कोशिश करता है, वह खुद इसका शिकार हो जाता है। अनन्या ने सोचा कि यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठा। क्या यह सच में सिर्फ एक कहानी थी या इसके पीछे कोई सच्चाई थी? उसने रामदास से पूछा, क्या इस अनुष्ठान के बारे में और जानकारी है? कोई दस्तावेज या रिकॉर्ड? रामदास ने सिर हिलाया और कहा, गांव के एक सुनसान हवेली के पुस्तकालय में कुछ पुराने रिकॉर्ड हो सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, जो तुम ढूंढोगी वह तुम्हें डरा देगा। अनन्या ने रामदास की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और गांव के सुनसान हवेली की पुस्तकालय की ओर चल पड़ी। पुस्तकालय एक पुरानी हवेली थी, जिसकी दीवारों पर पीले पड़ चुके प्लास्टर और जंग लगे हुए निशान थे। पुस्तकालय एक विशाल कमरा था, जिसकी दीवारें पुरानी किताबों से भरी हुई थीं। हवा में किताबों की धूल और सड़े हुए कागज की गंध थी। कमरे के बीच में एक बड़ी मेज थी, जिस पर पुराने दस्तावेज और नक्शे बिखरे हुए थे। अंदर जाते ही उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जो किताबों को व्यवस्थित कर रहा था। नमस्ते, अनन्या ने कहा। क्या मैं गांव के इतिहास के बारे में कुछ दस्तावेज देख सकती हूं? बूढ़े आदमी ने उसे गौर से देखा और फिर सिर हिलाया। तुम्हें क्या ढूंढना है? अनन्या ने कहा, मैं खोखलापन के बारे में जानना चाहती हूं। क्या इससे बचने का कोई तरीका है? बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और एक पुरानी अलमारी की ओर इशारा किया। वहां तुम्हें कुछ पुराने रिकॉर्ड मिल सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, जो तुम ढूंढोगी वह तुम्हें डरा देगा। अनन्या ने अलमारी खोली और कुछ पुरानी फाइलें निकालीं। उनमें से एक फाइल में खोखलापन के बारे में लिखा हुआ था। उसने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। फाइल में लिखा था कि खोखलापन को रोकने के लिए एक प्राचीन अनुष्ठान है, जिसे रक्त बलिदान अनुष्ठान कहा जाता है। इस अनुष्ठान के लिए एक व्यक्ति को अपनी जान देनी होती है और उसके रक्त से एक विशेष मंत्र पढ़ा जाता है। लेकिन यह अनुष्ठान बहुत खतरनाक है और इसे करने वाला व्यक्ति खुद खोखलापन का शिकार हो सकता है। अनन्या ने फाइल बंद कर दी और गहरी सांस ली। उसके मन में एक सवाल उठा, क्या यह सच में सिर्फ एक कहानी थी या इसके पीछे कोई सच्चाई थी? अनन्या ने पुस्तकालय से निकलकर गहरी सांस ली। उसके हाथों में पुरानी फाइलें थीं जो खोखलापन और उसके अनुष्ठान के बारे में थीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानती थी कि इस गांव में कुछ गलत है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसे इस रहस्य का पता लगाना होगा। वह सराय की ओर चल पड़ी, लेकिन रास्ते में उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह फिर से फुसफुसाहट थी, लेकिन इस बार यह और तेज और स्पष्ट थी। अनन्या ने रुककर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कि वह उसके दिमाग के अंदर हो। अनन्या, अनन्या! वह आवाज उसका नाम पुकार रही थी और उसमें एक अजीब सी जरूरत झलक रही थी। अनन्या ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर भारी पड़ गई। वह आवाज का पीछा करने लगी, जो उसे गांव के किनारे की ओर ले जा रही थी। जंगल का किनारा अब और भी डरावना लग रहा था।
पेड़ों की छायाएं लंबी और विकृत थीं और हवा में एक अजीब सी गंध थी। अनन्या ने अपने आप को संभाला और जंगल के अंदर चल पड़ी। आवाज अब और तेज हो गई थी और उसे लगा कि यह कहीं पास से आ रही है। तभी उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी जर्जर और टूटी हुई थी, लेकिन उसमें से एक हल्की सी रोशनी झलक रही थी। अनन्या ने झोपड़ी के पास जाकर दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक पुरानी मेज और कुर्सी रखी हुई थी। मेज पर एक डायरी पड़ी हुई थी। अनन्या ने डायरी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। यह एक पत्रकार की डायरी थी, जो कई साल पहले काला गांव आया था। डायरी के पन्ने धीरे धीरे बेचैनी से भर गए, जिसमें छायादार आकृतियों और बढ़ते डर का वर्णन था। अंतिम प्रविष्टि में लिखा था, यह मेरे अंदर है, मैं इसे महसूस कर सकता हूं, यह मुझे खोखला कर रहा है। हे भगवान, मेरी मदद करो। अनन्या की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने डायरी बंद कर दी और गहरी सांस ली। उसके मन में एक सवाल उठा, क्या यह पत्रकार भी उसी चीज का शिकार हुआ था जिसका वह अब सामना कर रही थी? तभी उसे फिर से आवाज सुनाई दी। यह बार फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी हंसी थी, एक बच्चे की हंसी। अनन्या ने झोपड़ी से बाहर निकलकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हंसी फिर से सुनाई दी, और इस बार यह और स्पष्ट थी। अनन्या ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर उसे आगे ले जा रहे थे। वह जंगल के अंदर चल पड़ी, हंसी की दिशा में। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंची, हंसी बंद हो गई। अनन्या ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल पेड़ों की छायाएं और हवा की सरसराहट थी। अनन्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका दिमाग है, लेकिन उसे पता था कि यह सच्चाई नहीं थी। कुछ और था, कुछ अजीब, कुछ डरावना। वह जल्दी से गांव की ओर लौट आई और सराय में वापस चली गई। उसने दरवाजा बंद कर दिया और खुद को संभालने की कोशिश की। उसकी सांसें तेज थीं और उसके हाथ कांप रहे थे। यह सिर्फ एक सपना था, उसने खुद को समझाया। मैं सो रही थी और यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन उसका दिल जानता था कि यह सच्चाई नहीं थी। कुछ और था, कुछ अजीब, कुछ डरावना। अनन्या ने सराय के अपने कमरे में बैठकर गहरी सांस ली। उसके हाथों में पुरानी फाइलें थीं, जो खोखलापन और उसके अनुष्ठान के बारे में थीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानती थी कि इस गांव में कुछ गलत है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसे इस रहस्य का पता लगाना होगा। उसने फैसला किया कि वह गांव के बुजुर्गों से और जानकारी इकट्ठा करेगी। वह रामदास के घर गई, जो गांव के किनारे पर स्थित था। रामदास ने उसे चाय दी और उससे बात करना शुरू किया। तुम्हें इस गांव के बारे में जानने की जरूरत नहीं है बेटी, रामदास ने कहा। यह एक अभिशापित जगह है। अनन्या ने जिज्ञासा से पूछा, क्या मतलब? क्या यह खोखलापन है? रामदास ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। हां, यह खोखलापन है। यह एक अस्तित्व है जो हमारे दिमाग में घुस जाता है और हमें अंदर से खोखला कर देता है। यह जो चाहता है ले लेता है, और हाल ही में यह बहुत भूखा है। अनन्या ने पूछा, क्या इसका कोई इलाज है? क्या इसे रोका जा सकता है? रामदास ने सिर हिलाया। एक अनुष्ठान है, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। इसे करने के लिए एक बलिदान की जरूरत होती है। अनन्या की आंखें चौड़ी हो गईं। बलिदान? क्या मतलब? रामदास ने गहरी सांस ली और कहा, इस अनुष्ठान के लिए एक व्यक्ति को अपनी जान देनी होती है। केवल तभी खोखलापन को रोका जा सकता है। लेकिन यह अनुष्ठान कभी सफल नहीं हुआ है। जो भी इसे करने की कोशिश करता है, वह खुद इसका शिकार हो जाता है। अनन्या ने सोचा कि यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठा। क्या यह सच में सिर्फ एक कहानी थी, या इसके पीछे कोई सच्चाई थी? उसने रामदास से पूछा, क्या इस अनुष्ठान के बारे में और जानकारी है? कोई दस्तावेज या रिकॉर्ड? रामदास ने सिर हिलाया। गांव के पुस्तकालय में कुछ पुराने रिकॉर्ड हो सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, जो तुम ढूंढोगी वह तुम्हें डरा देगा। अनन्या ने रामदास की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और गांव के पुस्तकालय की ओर चल पड़ी। पुस्तकालय एक पुरानी इमारत थी, जिसकी दीवारों पर पीले पड़ चुके प्लास्टर और जंग लगे हुए निशान थे। अंदर जाते ही उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जो किताबों को व्यवस्थित कर रहा था। नमस्ते,
अनन्या ने कहा। क्या मैं गांव के इतिहास के बारे में कुछ दस्तावेज देख सकती हूं? बूढ़े आदमी ने उसे गौर से देखा और फिर सिर हिलाया। तुम्हें क्या ढूंढना है? अनन्या ने कहा। मैं खोखलापन के बारे में जानना चाहती हूं। क्या इससे बचने का कोई तरीका है? बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और एक पुरानी अलमारी की ओर इशारा किया। वहां तुम्हें कुछ पुराने रिकॉर्ड मिल सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, जो तुम ढूंढोगी वह तुम्हें डरा देगा। अनन्या ने अलमारी खोली और कुछ पुरानी फाइलें निकालीं। उनमें से एक फाइल में खोखलापन के बारे में लिखा हुआ था। उसने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। फाइल में लिखा था कि खोखलापन को रोकने के लिए एक प्राचीन अनुष्ठान है, जिसे रक्त बलिदान अनुष्ठान कहा जाता है। इस अनुष्ठान के लिए एक व्यक्ति को अपनी जान देनी होती है और उसके रक्त से एक विशेष मंत्र पढ़ा जाता है। लेकिन यह अनुष्ठान बहुत खतरनाक है और इसे करने वाला व्यक्ति खुद खोखलापन का शिकार हो सकता है। अनन्या ने फाइल बंद कर दी और गहरी सांस ली। उसके मन में एक सवाल उठा, क्या यह सच में सिर्फ एक कहानी थी या इसके पीछे कोई सच्चाई थी? अनन्या ने पुस्तकालय से निकलकर गहरी सांस ली। उसके हाथों में पुरानी फाइलें थीं जो खोखलापन और उसके अनुष्ठान के बारे में थीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानती थी कि इस गांव में कुछ गलत है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसे इस रहस्य का पता लगाना होगा। वह सराय की ओर चल पड़ी, लेकिन रास्ते में उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह फिर से फुसफुसाहट थी, लेकिन इस बार यह और तेज और स्पष्ट थी। अनन्या ने रुककर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कि वह उसके दिमाग के अंदर हो। अनन्या, अनन्या! वह आवाज उसका नाम पुकार रही थी और उसमें एक अजीब सी जरूरत झलक रही थी। अनन्या ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर भारी पड़ गई। वह आवाज का पीछा करने लगी, जो उसे गांव के किनारे की ओर ले जा रही थी। जंगल का किनारा अब और भी डरावना लग रहा था। पेड़ों की छायाएं लंबी और विकृत थीं और हवा में एक अजीब सी गंध थी। अनन्या ने अपने आप को संभाला और जंगल के अंदर चल पड़ी। आवाज अब और तेज हो गई थी और उसे लगा कि यह कहीं पास से आ रही है। तभी उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी जर्जर और टूटी हुई थी, लेकिन उसमें से एक हल्की सी रोशनी झलक रही थी। अनन्या ने झोपड़ी के पास जाकर दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक पुरानी मेज और कुर्सी रखी हुई थी। मेज पर एक डायरी पड़ी हुई थी। अनन्या ने डायरी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। यह एक पत्रकार की डायरी थी, जो कई साल पहले काला गांव आया था। डायरी के पन्ने धीरे धीरे बेचैनी से भर गए, जिसमें छायादार आकृतियों और बढ़ते डर का वर्णन था। अंतिम प्रविष्टि में लिखा था, यह मेरे अंदर है, मैं इसे महसूस कर सकता हूं, यह मुझे खोखला कर रहा है। हे भगवान, मेरी मदद करो। अनन्या की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने डायरी बंद कर दी और गहरी सांस ली। उसके मन में एक सवाल उठा, क्या यह पत्रकार भी उसी चीज का शिकार हुआ था जिसका वह अब सामना कर रही थी? तभी उसे फिर से आवाज सुनाई दी। ये बार फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी हंसी थी, एक बच्चे की हंसी। अनन्या ने झोपड़ी से बाहर निकलकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हंसी फिर से सुनाई दी और इस बार यह और स्पष्ट थी। अनन्या ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर उसे आगे ले जा रहे थे। वह जंगल के अंदर चल पड़ी, हंसी की दिशा में। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंची, हंसी बंद हो गई। अनन्या ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल पेड़ों की छायाएं और हवा की सरसराहट थी। अनन्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका दिमाग है, लेकिन उसे पता था कि यह सच्चाई नहीं थी। कुछ और था, कुछ अजीब, कुछ डरावना। वह जल्दी से गांव की ओर लौट आई और सराय में वापस चली गई। उसने दरवाजा बंद कर दिया और खुद को संभालने की कोशिश की। उसकी सांसें तेज थीं और उसके हाथ कांप रहे थे। यह सिर्फ एक सपना था, उसने खुद को समझाया। मैं सो रही थी और यह सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन उसका दिल जानता था कि यह सच्चाई नहीं थी। कुछ और था, कुछ अजीब, कुछ डरावना। गांव में अंधेरा छा गया था। आसमान में बादल घिरे हुए थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी। अनन्या ने गांव वालों को इकट्ठा किया
और उन्हें खोखलापन के बारे में बताया। उसने उन्हें समझाया कि इस अस्तित्व को रोकने के लिए एक अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इसके लिए एक बलिदान की जरूरत होगी। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन उन्हें पता था कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि वे अनुष्ठान करेंगे, लेकिन कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार नहीं था। अनन्या ने देखा कि गांव वाले डरे हुए हैं और उसने फैसला किया कि वह खुद बलिदान देगी। मैं यह करूंगी, अनन्या ने कहा। मैं इस गांव को बचाने के लिए अपनी जान दूंगी। गांव वाले हैरान थे, लेकिन उन्हें पता था कि यही एकमात्र तरीका है। उन्होंने अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। अनन्या ने अपने आप को तैयार किया और अनुष्ठान के लिए जंगल के किनारे पर चली गई। जंगल का किनारा अब और भी डरावना लग रहा था। पेड़ों की छायाएं लंबी और विकृत थीं और हवा में एक अजीब सी गंध थी। अनन्या ने अपने आप को संभाला और अनुष्ठान शुरू कर दिया। अनुष्ठान के दौरान अनन्या ने एक विशेष मंत्र पढ़ा और अपने हाथों को काटकर रक्त बहाया। रक्त जमीन पर गिरते ही जंगल में एक अजीब सी हलचल हुई। पेड़ों की छायाएं हिलने लगीं और हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। तभी खोखलापन प्रकट हुआ। यह एक विशाल विकृत आकृति थी जो अंधकार और निराशा से बनी हुई थी। अनन्या ने देखा कि यह आकृति उसकी ओर बढ़ रही है और उसके दिल में डर भर गया, लेकिन अनन्या ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मंत्र पढ़ना जारी रखा और अपने रक्त को जमीन पर बहाती रही। खोखलापन अब और करीब आ गया था और अनन्या को लगा कि यह उसके दिमाग में घुस रहा है। अचानक अनन्या ने एक चीख सुनी। यह उसकी अपनी चीख थी। उसे लगा कि उसका दिमाग खोखला हो रहा है और उसकी आत्मा अंदर से टूट रही है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मंत्र पढ़ना जारी रखा और अपने आप को बलिदान के लिए तैयार किया। तभी एक चमकदार रोशनी फैल गई और खोखलापन चीखता हुआ गायब हो गया। अनन्या ने देखा कि जंगल शांत हो गया है और हवा में एक अजीब सी शांति है, लेकिन अनन्या को लगा कि उसका शरीर खोखला हो गया है। उसने देखा कि उसके हाथ पारदर्शी हो रहे हैं और उसकी आत्मा शरीर से निकल रही है। उसने आखिरी बार गांव की ओर देखा और मुस्कुराई। मैंने इसे रोक दिया, अनन्या ने कहा। गांव अब सुरक्षित है। और फिर अनन्या का शरीर गायब हो गया। गांव वाले हैरान थे, लेकिन उन्हें पता था कि अनन्या ने उन्हें बचा लिया है। उन्होंने अनन्या की याद में एक स्मारक बनाया और गांव में शांति लौट आई। लेकिन जंगल में एक खून से सना जूता पड़ा हुआ था, जो उन लोगों की याद दिलाता था जो कभी गायब हो गए। लेकिन क्या यह अंत था? गांव में शांति के कुछ ही दिन बाद लोगों ने अजीब घटनाएं महसूस करनी शुरू कर दीं। रात को दरवाजे अपने आप खुल जाते, खिड़कियों पर किसी के खड़े होने की परछाइयां दिखाई देतीं। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने जंगल से किसी के रोने की आवाजें सुनी हैं। एक रात गांव की बुजुर्ग महिला सरला ने सपने में अनन्या को देखा। अनन्या ने उसे चेतावनी दी, मैंने जो खोखलापन रोका था वह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, वह अब भी यहां है। सरला ने सुबह होते ही गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। गांव में डर का माहौल फैल गया। कुछ लोगों ने जंगल के पास जाना छोड़ दिया, लेकिन कुछ जिज्ञासु युवाओं ने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। वे 5 लोग थे, रोहित, साक्षी, पवन, नेहा और विशाल। वे टॉर्च और रस्सी लेकर जंगल की ओर बढ़े। जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे जहां अनन्या ने अनुष्ठान किया था, उन्होंने देखा कि जमीन पर कुछ अजीब चिन्ह उभर आए थे। ये क्या है? नेहा ने कांपते हुए पूछा। यह कोई साधारण निशान नहीं है, रोहित ने कहा। यह कुछ और है, जैसे कोई दूसरी दुनिया का द्वार। तभी एक ठंडी हवा चली और सभी को लगा जैसे कोई उनके आसपास है। विशाल ने टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। चलो वापस चलते हैं, पवन ने घबराकर कहा। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, साक्षी ने चीख मारी। सामने पेड़ के पीछे एक परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी सांसें जोर जोर से चल रही थीं। अनन्या? रोहित ने धीमे स्वर में कहा। नहीं, वह परछाई फुसफुसाई। मैं अनन्या नहीं हूं। उसके शब्द सुनते ही सबकी चीखें जंगल में गूंज उठीं। वे भागने लगे, लेकिन रास्ता कहीं नहीं दिख रहा था। पेड़ घूमने लगे और अंधेरा घना होता गया। अब गांव वालों को एहसास हुआ कि असली खतरा अभी भी बाकी है। अनन्या ने खोखलापन को केवल कुछ समय के लिए रोका था,
लेकिन वह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। गांव के दूसरे छोर पर एक और रहस्यमयी घटना घटित हो रही थी। एक सुनसान हवेली, जिसे लोग वर्षों से छोड़ चुके थे, अचानक रोशनी से जगमगाने लगी। लोग कहते थे कि वहां आत्माओं का साया है। हवेली के पिछले मालिक विक्रम एक प्रसिद्ध तांत्रिक थे, जिन्होंने कई गुप्त अनुष्ठान किए थे। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु भी किसी रहस्यमय घटना के कारण हुई थी। एक रात हवेली के भीतर से किसी के गाने की धीमी आवाज सुनाई देने लगी। गांव वालों ने देखा कि खिड़कियों पर परछाइयां नाच रही थीं। सरला ने इसे एक अशुभ संकेत माना और अब गांव वालों को समझ आ गया कि जंगल का खोखलापन और हवेली की आत्माएं किसी तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन इस बार हवेली की छायाओं में भी एक अनन्या थी। क्या यह वही अनन्या थी जिसने बलिदान दिया था, या फिर कोई दूसरी अनन्या जो अंधकार के रहस्यों से जुड़ी हुई थी? रहस्य अब और गहराने लगा था। अनन्या के बलिदान के बाद गांव में कुछ दिनों तक शांति रही, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। रात के समय गांव के लोगों को हवेली से आती हुई आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी कोई गाना गुनगुनाता हुआ तो कभी किसी के रोने की आवाज। गांव वालों ने देखा कि हवेली की खिड़कियों पर परछाइयां नाच रही हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। सरला, गांव की बुजुर्ग महिला, ने एक रात सपने में अनन्या को देखा। अनन्या ने उसे चेतावनी दी, मैंने जो खोखलापन रोका था वह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वह अब भी यहां है और वह हवेली से जुड़ा हुआ है। सरला ने सुबह होते ही गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। गांव में डर का माहौल फैल गया। कुछ लोगों ने जंगल के पास जाना छोड़ दिया, लेकिन कुछ जिज्ञासु युवाओं ने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। वे 5 लोग थे, रोहित, साक्षी, पवन, नेहा और विशाल। वे टॉर्च और रस्सी लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर जाते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उनके पैरों के नीचे की लकड़ी की फर्श चरमराने लगी। यहां कोई है? रोहित ने धीमे स्वर में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और तभी उन्हें एक पुराना रजिस्टर मिला। उसमें विक्रम, हवेली के पिछले मालिक, के नाम से कुछ लिखा हुआ था। रजिस्टर में एक प्राचीन अनुष्ठान का वर्णन था, जिसे रक्त बलिदान अनुष्ठान कहा जाता था। यह वही अनुष्ठान था जिसे अनन्या ने किया था। यहां कुछ और है, नेहा ने कहा। उसने रजिस्टर के पन्ने पलटे और तभी उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में विक्रम और एक युवती थी जो अनन्या जैसी दिखती थी। क्या यह अनन्या है? साक्षी ने पूछा। नहीं, ये कोई और है, विशाल ने कहा। लेकिन ये दोनों एक जैसी दिखती हैं। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ये बार फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी हंसी थी, एक बच्चे की हंसी। वे सभी चौंक गए और चारों ओर देखने लगे। यहां से निकल चलो, पवन ने घबरा कर कहा। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद हो चुका है। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। तभी उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है। वे मुड़े और सामने एक परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी सांसें जोर जोर से चल रही थीं। अनन्या, रोहित ने धीमे स्वर में कहा। नहीं, वह परछाई फुसफुसाई। मैं अनन्या नहीं हूं, मैं वह हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। उसके शब्द सुनते ही सबकी चीखें हवेली में गूंज उठीं। वे भागने लगे, लेकिन रास्ता कहीं नहीं दिख रहा था। दीवारें घूमने लगीं और अंधेरा घना होता गया। अब गांव वालों को एहसास हुआ कि असली खतरा अभी भी बाकी है। अनन्या ने खोखलापन को केवल कुछ समय के लिए रोका था, लेकिन वह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। हवेली के अंदर छिपे रहस्य, पुराने रजिस्टर, आत्माओं की चीखें और समय के साथ बदलती घटनाएं उजागर होने वाली थीं। युवाओं ने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। उन्हें लगा कि विक्रम के पुराने रजिस्टर में कुछ ऐसा है जो खोखलापन को रोक सकता है। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे, जिनमें से कुछ की आंखें हिलती हुई महसूस होती थीं। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और हवा में सड़े हुए लकड़ी की गंध थी। रोहित ने रजिस्टर के पन्ने पलटे और तभी उन्हें एक नक्शा मिला।
यह नक्शा हवेली के नीचे एक गुप्त सुरंग की ओर इशारा कर रहा था। यहां कुछ है, रोहित ने कहा। हमें इस सुरंग में जाना होगा। वे सभी सुरंग की ओर बढ़े। सुरंग का रास्ता संकरा और अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उन्हें दीवारों पर अजीब निशान दिखाई दिए, जैसे किसी ने उन्हें खरोंच कर लिखा हो। नेहा ने ध्यान से देखा और पढ़ा, जो अंदर जाएगा वह कभी बाहर नहीं आएगा। यह सिर्फ एक धमकी है, विशाल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कंपी थी। सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा कमरा मिला। कमरे के बीच में एक पत्थर की मेज थी, जिस पर एक पुरानी मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति की आंखें लाल थीं और उसके हाथों में एक खुली किताब थी। किताब के पन्नों पर खून से लिखे हुए शब्द थे। यह वही मूर्ति है जिसका जिक्र रजिस्टर में था, साक्षी ने कहा। यह खोखलापन का स्रोत है। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह बार फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक गहरी भारी आवाज थी। तुम यहां क्यों आए हो? आवाज ने पूछा। वे सभी चौंक गए। आवाज मूर्ति से आ रही थी। मूर्ति की आंखें चमकने लगीं और उसके हाथों की किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। हम यहां इस रहस्य को सुलझाने आए हैं, रोहित ने हिम्मत जुटाकर कहा। तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें मार डालेगी, मूर्ति ने कहा। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। तभी कमरे की दीवारों से काले धुएं जैसा कुछ निकलने लगा। धुएं ने आकृतियां बनानी शुरू कर दीं और वे आकृतियां उनकी ओर बढ़ने लगीं। युवाओं ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। हमें यहां से निकलना होगा, पवन चिल्लाया। तभी उन्हें एक और आवाज सुनाई दी। यह आवाज मधुर और शांत थी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, आवाज ने कहा। वे मुड़े और सामने अनन्या खड़ी थी, लेकिन वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके शरीर से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। अनन्या, तुम यहां कैसे? नेहा ने पूछा। मैं यहां हूं क्योंकि मैंने इस रहस्य को सुलझाने का वादा किया था, अनन्या ने कहा। लेकिन तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। यह जगह तुम्हारे लिए खतरनाक है। हमें यहां से निकालो, विशाल ने कहा। अनन्या ने अपने हाथ उठाए और तभी दरवाजा खुल गया। युवाओं ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली और अनन्या की आकृति धुंधली हो गई। जाओ और कभी वापस मत आना, अनन्या ने कहा, और फिर वह गायब हो गई। युवाओं ने हवेली से बाहर निकलकर गहरी सांस ली। उन्हें लगा जैसे वे किसी बुरे सपने से जागे हों, लेकिन उन्हें पता था कि यह सच्चाई थी। हवेली के अंदर छिपा रहस्य अभी भी बाकी था और अनन्या की आत्मा अभी भी वहां थी। गांव में लौटकर युवाओं ने सरला को सब कुछ बताया। सरला ने गहरी सांस ली और कहा, अनन्या ने हमें चेतावनी दी थी। हवेली का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें इसका पता लगाना होगा, नहीं तो खोखलापन फिर से जाग जाएगा। लेकिन इस बार गांव वालों को पता चला कि हवेली के अंदर एक और रहस्य छिपा हुआ है। विक्रम ने न केवल खोखलापन को जन्म दिया था, बल्कि उसने एक और शक्ति को भी जगा दिया था। एक ऐसी शक्ति जो अनन्या की आत्मा को भी नियंत्रित कर सकती थी। अब गांव वालों को एक नई यात्रा शुरू करनी थी। उन्हें हवेली के अंदर छिपे रहस्यों को उजागर करना था और अनन्या की आत्मा को मुक्त करना था। लेकिन इस बार उन्हें एक नए खतरे का सामना करना पड़ेगा, एक ऐसा खतरा जो उनके सबसे बुरे डरों से भी बड़ा था। गांव में एक नई शख्सियत का आगमन हुआ। वह एक युवा पुरातत्वविद था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को गांव के इतिहास और हवेली के रहस्यों में गहरी दिलचस्पी थी। वह अपने साथ एक टीम लेकर आया था, जिसमें एक मानव विज्ञानी, मीरा, और एक तांत्रिक विज्ञान के जानकार प्रोफेसर विकास शामिल थे। अर्जुन ने गांव वालों से बात की और उन्हें बताया कि वह हवेली के रहस्यों को उजागर करने आया है। मैंने इस हवेली के बारे में बहुत कुछ सुना है, अर्जुन ने कहा। मैं यहां यह जानने आया हूं कि यहां क्या हुआ था और कैसे इस रहस्य को सुलझाया जा सकता है। गांव वालों ने अर्जुन और उसकी टीम को हवेली के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने अनन्या की कहानी, खोखलापन और हवेली के अंदर छिपे रहस्यों के बारे में विस्तार से बताया। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा, मीरा ने कहा, नहीं तो यह गांव और इसके लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। अर्जुन और उसकी टीम ने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथ आधुनिक उपकरण लिए,
जो उन्हें हवेली के अंदर के रहस्यों को समझने में मदद कर सकते थे। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी। टीम ने हवेली के नीचे की सुरंग की ओर बढ़ना शुरू किया। सुरंग के अंदर का रास्ता संकरा और अंधेरा था। उन्हें दीवारों पर अजीब निशान दिखाई दिए, जैसे किसी ने उन्हें खरोंच कर लिखा हो। प्रोफेसर विकास ने ध्यान से देखा और पढ़ा, जो अंदर जाएगा वह कभी बाहर नहीं आएगा। यह सिर्फ एक धमकी है, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कंपी थी। सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा कमरा मिला। कमरे के बीच में एक पत्थर की मेज थी, जिस पर एक पुरानी मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति की आंखें लाल थीं और उसके हाथों में एक खुली किताब थी। किताब के पन्नों पर खून से लिखे हुए शब्द थे। यह वही मूर्ति है जिसका जिक्र रजिस्टर में था, मीरा ने कहा। यह खोखलापन का स्रोत है। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह बार फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक गहरी, भारी आवाज थी। तुम यहां क्यों आए हो? आवाज ने पूछा। वे सभी चौंक गए। आवाज मूर्ति से आ रही थी। मूर्ति की आंखें चमकने लगीं और उसके हाथों की किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। हम यहां इस रहस्य को सुलझाने आए हैं, अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा। तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें मार डालेगी, मूर्ति ने कहा। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। तभी कमरे की दीवारों से काले धुएं जैसा कुछ निकलने लगा। धुएं ने आकृतियां बनानी शुरू कर दीं और वे आकृतियां उनकी ओर बढ़ने लगीं। टीम ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। हमें यहां से निकलना होगा, मीरा चिल्लाई। तभी उन्हें एक और आवाज सुनाई दी। ये आवाज मधुर और शांत थी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, आवाज ने कहा। वे मुड़े और सामने अनन्या खड़ी थी, लेकिन वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके शरीर से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। अनन्या, तुम यहां कैसे? प्रोफेसर विकास ने पूछा। मैं यहां हूं क्योंकि मैंने इस रहस्य को सुलझाने का वादा किया था, अनन्या ने कहा। लेकिन तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। यह जगह तुम्हारे लिए खतरनाक है। हमें यहां से निकालो, अर्जुन ने कहा। अनन्या ने अपने हाथ उठाए और तभी दरवाजा खुल गया। टीम ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली और अनन्या की आकृति धुंधली हो गई। जाओ और कभी वापस मत आना, अनन्या ने कहा, और फिर वह गायब हो गई। टीम ने हवेली से बाहर निकलकर गहरी सांस ली। उन्हें लगा जैसे वे किसी बुरे सपने से जागे हों, लेकिन उन्हें पता था कि यह सच्चाई थी। हवेली के अंदर छिपा रहस्य अभी भी बाकी था और अनन्या की आत्मा अभी भी वहां थी। अर्जुन ने गांव वालों को बताया कि अनन्या की आत्मा अभी भी हवेली में फंसी हुई है। हमें उसे मुक्त करना होगा, अर्जुन ने कहा, लेकिन इसके लिए हमें हवेली के सबसे गहरे रहस्यों का पता लगाना होगा। गांव वालों ने फैसला किया कि वे अर्जुन और उसकी टीम की मदद करेंगे। उन्हें पता था कि यह यात्रा खतरनाक होगी, लेकिन उन्हें अनन्या की आत्मा को मुक्त करना था। लेकिन इस बार उन्हें एक नए खतरे का सामना करना पड़ेगा। हवेली के अंदर एक और शक्ति छिपी हुई थी, एक ऐसी शक्ति जो अनन्या की आत्मा को भी नियंत्रित कर सकती थी। यह शक्ति खोखलापन से भी ज्यादा खतरनाक थी और इसका स्रोत हवेली के सबसे गहरे हिस्से में छिपा हुआ था। अब गांव वालों और अर्जुन की टीम को एक नई यात्रा शुरू करनी थी। उन्हें हवेली के अंदर छिपे रहस्यों को उजागर करना था और अनन्या की आत्मा को मुक्त करना था। लेकिन इस बार उन्हें एक नए खतरे का सामना करना पड़ेगा, एक ऐसा खतरा जो उनके सबसे बुरे डरों से भी बड़ा था। अर्जुन और उसकी टीम ने हवेली के पुस्तकालय की ओर रुख किया। यह वही हवेली थी जहां अनन्या गई थी और जिसका रहस्य अब भी जीवित था। पुस्तकालय एक विशाल कमरा था जिसकी दीवारें पुरानी किताबों से भरी हुई थीं। हवा में किताबों की धूल और सड़े हुए कागज की गंध थी। कमरे के बीच में एक बड़ी मेज थी जिस पर पुराने दस्तावेज और नक्शे बिखरे हुए थे। यहां कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमें इस रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकता है, मीरा ने कहा। उसने एक पुरानी किताब उठाई जिसके कवर पर एक अजीब सा निशान था। निशान एक आंख जैसा दिखता था जिसके बीच में एक त्रिकोण बना हुआ था। यह क्या है? प्रोफेसर विकास ने पूछा। उसने किताब को ध्यान से देखा और पन्ने पलटने लगा।
किताब के पन्नों पर अजीब चिन्ह और नक्शे थे जो किसी गुप्त स्थान की ओर इशारा कर रहे थे। यह एक प्राचीन ग्रंथ है, प्रोफेसर विकास ने कहा। इसमें खोखलापन और उससे जुड़े अनुष्ठानों के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन यहां कुछ और भी है। एक और शक्ति का जिक्र है। क्या मतलब? अर्जुन ने पूछा। इस ग्रंथ में एक और शक्ति का वर्णन है जिसे अंधकार की रानी कहा गया है, प्रोफेसर विकास ने कहा। यह शक्ति खोखलापन से भी ज्यादा खतरनाक है और यह हवेली के सबसे गहरे हिस्से में छिपी हुई है। अंधकार की रानी? मीरा ने पूछा। यह क्या है? यह एक प्राचीन आत्मा है जो हवेली के नीचे दफन है, प्रोफेसर विकास ने कहा। इस आत्मा को जगाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया गया था और अब यह हवेली के अंदर छिपी हुई है। यह आत्मा अनन्या की आत्मा को भी नियंत्रित कर सकती है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। हमें इस आत्मा को रोकना होगा, नहीं तो यह पूरे गांव को नष्ट कर देगी। टीम ने पुस्तकालय में और खोजबीन की। तभी मीरा ने देखा कि एक किताबों की अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा है। यहां कुछ है, मीरा ने कहा। उसने अलमारी को हटाया और सामने एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। यह रास्ता कहां जाता है? अर्जुन ने पूछा। शायद हवेली के सबसे गहरे हिस्से में, प्रोफेसर विकास ने कहा। हमें इस रास्ते से जाना होगा। टीम ने रास्ते से जाने का फैसला किया। रास्ता संकरा और अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह बार फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक गहरी, भारी आवाज थी। तुम यहां क्यों आए हो? आवाज ने पूछा। वे सभी चौंक गए। आवाज दीवारों से आ रही थी। दीवारों पर अजीब निशान दिखाई दिए, जैसे किसी ने उन्हें खरोंच कर लिखा हो। जो अंदर जाएगा वह कभी बाहर नहीं आएगा, निशानों पर लिखा था। यह सिर्फ एक धमकी है, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कंपी थी। रास्ते के अंत में उन्हें एक बड़ा कमरा मिला। कमरे के बीच में एक पत्थर की मेज थी जिस पर एक पुरानी मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति की आंखें लाल थीं और उसके हाथों में एक खुली किताब थी। किताब के पन्नों पर खून से लिखे हुए शब्द थे। यह वही मूर्ति है जिसका जिक्र ग्रंथ में था, मीरा ने कहा। यह अंधकार की रानी का प्रतीक है। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह बार फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक गहरी, भारी आवाज थी। तुम यहां क्यों आए हो? आवाज ने पूछा। वे सभी चौंक गए। आवाज मूर्ति से आ रही थी। मूर्ति की आंखें चमकने लगीं और उसके हाथों की किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। हम यहां इस रहस्य को सुलझाने आए हैं,